हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे एडिटोरियल के एनर्जी सिक्योरिटी बियॉन्ड द हॉर्मुज क्राइसिस एंड द इंडियाज इंटीग्रेटेड एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास तौर पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल पॉइंट, कीवर्ड्स, डेटा, स्कीम्स और एग्जाम ओरिएंटेड एडिशनल वैल्यू एडिशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, जो एडिटोरियल है, ये बताता है कि एनर्जी सिक्योरिटी, जो हॉर्मुज क्राइसिस के बाद भी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे इंडिया में कैसे इफेक्ट है। जो कीवर्ड सब है, कीवर्ड जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कोल गैसिफिकेशन, डीएमई और डीएमई डाई मिथाइल ईथर एंड स्ट्रेटेजिकल रेजिलेंस। इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंटेस्ट है, ठीक है, कंटेस्ट में क्या है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस जो कि 2000 रिसेंटली चल ही रहा है क्राइसिस। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पिछले क्लास में बताए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाइया वार हो रही है, इस कारण जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण इंडिया का जो क्रूड ऑयल है और एलपीजी इंपोर्ट है वो भी थ्रीट में है, मतलब उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इस वार ने इंडिया का जो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है इसको टेस्ट किया है। इंडिया का जो रिस्पांस है इस के जो क्राइसिस हुआ है, तो डिप्लोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबल्स रिफाइनरी ऑपरेशंस एंड इंडिजिनस एनर्जी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, ये सब उसके रिस्पांस में देखने को मिले हैं इंडिया में। बात करते हैं इंडिया का जो टू अप्रोच है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या जो अप्रोच है वो डिप्लोमेसी है, जिसको डाइवर्सिफाई किया गया, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन की गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स किया गया और फाइनेंशियली मैनेजमेंट। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबल रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, एडिटोरियल में जो कहा गया लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, वो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमें अपने डोमेस्टिक में, इंडिया में ही प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना और इम्पोर्ट सब्सिडीज ढूंढना। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्ट करते एनर्जी उसके बदले अल्टरनेटिव्स को चूज करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, जो इंडिया है रिफाइनरीज में सबसे बेहतर क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया के पास जो इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद जो इंजीनियरिंग है वो प्रोसेस्ड इंजीनियरिंग बेहतर है, उसमें बेहतर है, मेटलर्जिकल इम्प्रूवमेंट में बेहतर है, स्किल मैन पावर इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, और जो रिफाइनरी डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया है वो एबल हो पाता है क्रूड ऑयल जो मल्टीपल कंट्रीज से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसको प्रोसेस करके एक प्योर फॉर्म में लाने में। ठीक है, अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ द रिफाइनरीज कैपेबिलिटी। रिफाइनरी जो कैपेबिलिटी है उसके क्या एविडेंस देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में। तो हॉर्मुज क्राइसिस के दौरान जो नॉन हॉर्मुज क्रूड रिसोर्सिंग है, मतलब उस रास्ते जो क्रूड आते थे उसको घटा दिया गया। ठीक है, नन हॉर्मुज कर दिया गया, मतलब हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो लगभग ज़्यादातर अमाउंट क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे उससे घटाकर हम लोग नन हॉर्मुज क्रूड सोर्स इंप्रूव किया। जैसे कि 55% दूसरे सोर्स से हम लोग क्या करते थे, क्रूड ऑयल लेते थे, इंपोर्ट करते थे, या होमोजीन डोमेस्टिकली उसको डेवलप करते थे, उसको 70% तक एक सप्ताह के अंदर उसको इम्प्रूव किया गया। उसके बाद एलपीजी जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में वो 35 टीएमटी पर डे से 54 टीएमटी पर डे किया गया विद इन 5 डेज, 5 दिनों में, जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डिसरप्ट कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। तो सो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो ये दर्शाता है कि जो हमारा जो इंजीनियरिंग है, प्रोसेस इंजीनियरिंग, वो बहुत ही बेहतर है। अब बात करेंगे रिमेनिंग वल्नरेबिलिटी की।
जो ऑयल है और एलपीजी दो मेन एनर्जी कंपोनेंट है। तो ऑयल का जो सप्लायर है मल्टीपल सप्लायर है, जिसके कारण हमें इसमें रिस्क कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों से मतलब मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो इधर से रसिया से हम लोग ऑयल परचेज कर सकते हैं चाइना सी के थ्रू, ठीक है। वहीं एलपीजी का जो एक्सपोर्टर है कंट्री बहुत ही कम है, जिसके कारण हमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है एलपीजी के मामले में, क्योंकि जिस देश से हम लोग एलपीजी इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है देश, 2 से 4 5 है, जो कि ज़्यादातर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरते हैं अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं एलपीजी को। तो कंक्लूजन ये है कि जो रिफाइनरीज है कैन नॉट डाइवर्सिफाई एलपीजी सोर्सेज। जो एलपीजी का जो सोर्स है हम लोग जो जहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसको रिफाइनरीज बदल नहीं सकता, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता। तो अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन डीएमई है। डीएमई मतलब डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो कि एलपीजी के सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं कि एलपीजी को पूरी तरह हटाकर डीएमई चलाया, जैसे कि पेट्रोल में इथेनॉल्स मिलाया जा रहा है, इसी तरह हमारा जो एलपीजी है घर घर में जो एलपीजी हम लोग मंगवाते हैं उसमें डाइमिथाइल ईथर को मिक्स किया जाएगा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन। और ये कैसे बनते हैं? तो कोल गैसिफिकेशन से। कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, क्या किया जाता है, कोल को पहले गैस फॉर्म में चेंज किया जाता है। गैस फॉर्म में जैसे चेंज होगा तो वो साइन गैस बनेगा, साइन गैस से मिथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल से हम लोग डीएमई निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऐसे होता है। अब बात करते हैं डीएमई आखिर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में एग्जिस्टिंग जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, जो पाइपलाइन के थ्रू जो मॉडर्न टाउन से उसमें एलपीजी सप्लाई की जाती है तो उसमें डाल सकते हैं। क्लीन कंबसन है, कोई भी कार्बन इसमें अवशेष नहीं बनता है, पूरा क्लीन कंबंशन होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग इसको अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। वही बीएस स्टैंडर्ड जो है, मतलब जो इसमें मिलाया जाएगा एलपीजी में 20% ब्लेंडिंग की जाएगी, जैसे कि पहले इथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाया गया था, तो उसी तरह एलपीजी में भी 20% डीएमई मिलाया जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ये हमेशा याद रखोगे, डाई इथाइल ईथर। इकोनॉमिक बेनिफिट है 20% अगर डीएमई मिलाते हैं तो लगभग 6.3 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट कम होगा, जिसके कारण 34,000 करोड़ पर ईयर सेव कर पाएंगे हम लोग। और इससे जो इंपोर्ट है वो कम होंगी, बेटर एनर्जी सिक्योरिटी होगा, और उसके बाद रिड्यूस्ड फॉरेन आउटफ्लो, मतलब डेफिशिएंसी, ट्रेड डेफिसिट होता है वो भी कम देखने को मिलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो इसको कोल गैसिफिकेशन स्कीम्स चलाए गए, इसमें 37,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसका टारगेट है कि 100 MTPA कोल गैसिफिकेशन 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। 20% कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा, 30 साल तक ये चलेगा, ठीक है। 3 ईयर कोल लिंकेज है। उसके बाद इसमें जो चैलेंजेस है, हाई एस इंडियन कोल, जैसा कि बताएं कोल से डाइथाइल ईथर बनेगा, इसलिए जो कोल का कंबंशन होगा तो बहुत सारे एसेज राख, एस मतलब राख प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन का जो कैपेसिटी है बहुत ही लिमिट है, क्योंकि कोल लिमिट है तो उसका गैसिफिकेशन जो है वो भी लिमिट होगा। नीड बेटर कैटलिस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है कम अमाउंट में, कम कोयल में। जो डाइथाइल ईथर है उसमें जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगा, इसका काम है, कैटलिस्ट का काम रहता है। नीड बेटर कैटलिस्ट,
और उसके बाद लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें, जैसा कि बताएं, कोल से क्या बनेगा, कोल गैसिफिकेशन सिन गैस बनेगा, सिन गैस से डाइथाइल ईथर बनेगा। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें ज़्यादा लगेगा। और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, क्योंकि कोल कहीं ना कहीं तो कंबशन होगा ही, जिसके कारण इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा ही। भले घर में नहीं होगा, एलपीजी सिलेंडर में नहीं होगा, लेकिन इन्वायरमेंट तो कंसर्न होगा। आगे बात करें सेकेंड आर्टिकल, इंडिया इंटीग्रेटेड एनर्जी ट्रांजिशंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस बनाते हैं। 2027 तक टारगेट है कि इंडिपेंडेंस बने, और नेट जीरो 2070 तक टारगेट है, जो कि हमारा पीएम है उसका टारगेट रहता है। ठीक है, इंडिया हैज अचीव्ड, क्या अचीव्ड किया है इस दौरान, तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, उज्ज्वला योजना जो एलपीजी एक्सेस करवाता है सभी घर में, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन जो कि सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर प्लांट लगाने का, सोलर पैनल घरों घर पे प्रोवाइड करवाए, उसमें सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, जिसके कारण जो इंडिया है कुछ हद तक नेट जीरो जो मिशन है, नेट जीरो कोल उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और 50% नेचुरल गैस। ठीक है, जिसमें जिसके कारण हमें अब भी ज़रूरत है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो। वाई न्यू फ्रेमवर्क्स, नया फ्रेमवर्क आखिर क्यों, तो एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, जो हमारा एनर्जी डिमांड है हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ेगा ही, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री सब लगेंगे, इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन, बड़े बड़े नगर बनेंगे, उसमें लोग रहेंगे और इंडस्ट्रियल वर्कर भी वहाँ पर क्या करेंगे, रहेंगे, जिसके कारण अर्बनाइजेशन होगा। और राइजिंग इनकम, इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी डिमांडेड भी बढ़ना होगा। एनर्जी सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें उसमें भी उन लोगों को भी जो सैलरी है दिया जाता है, इनकम दिया जाता है, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इसके कारण भी एनर्जी डिमांड बढ़ेगा। जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे, तो एनर्जी सिक्योरिटी से, सस्टेनेबिलिटी से, अफोर्डेबिलिटी से और इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, इन चार तरीकों से हम लोग एनर्जी को इफिशिएंट तरीके से यूज कर पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर पाएंगे, और एनर्जी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं इंडियाज एनर्जी मिक्स्ड। इंडिया जो है किस एनर्जी को मिक्स करना चाहिए, जो कोल एनर्जी है, हम लोग कोल से, ऑयल से, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो, बायोमास, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये 1 to 9 सोर्स है। हम लोग एनर्जी इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी करते हैं। इसमें क्या चैलेंजेस है कि जो मल्टी मिनिस्टर है, सभी का अलग अलग मिनिस्ट्री है, सभी अपने अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, और जिसके कारण जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंट होगा, किसी से क्या हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, एक दूसरे से टकरा सकती है, किसी में स्कार्सिटी हो सकती है, इफिशिएंट तरीके से हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे अगर ये इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस आ जाए एनर्जी का, ठीक है, जिसमें पूरे शामिल हो और एक पॉलिसी, एक मिनिस्ट्री हो, तो शायद एनर्जी का जो इफिशिएंट तरीके से जो पॉलिसी बनेगा और यूज होगा वो भी बेहतर होगा। अब बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ INSA फ्रेमवर्क। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, इसमें 4 मॉडल, 4A मॉडल। फर्स्ट है एडिक्वेसी, सेकंड ए है एक्सेस, थर्ड है अफोर्डेबिलिटी,
और फोर्थ ए है अप्रोप्रिएट सस्टेनेबिलिटी। जो एडिक्वेसी है, मतलब हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो डाइवर्सिफाइंग एनर्जी मिक्स, स्टोरेज पर फोकस करना होगा, स्मार्ट ग्रिड बनाना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। किसके लिए? तो एनर्जी सप्लाई के लिए, ठीक है, एनर्जी रिलायबल के लिए। अगला है एक्सेस। एक्सेस मतलब सभी के पहुंच में हो, तो इसको सुलभ और उज्ज्वला योजना की तरह एक्सेस पहुंचाना होगा सभी। क्वालिटी पावर, रिलायबल सप्लाई, लास्ट माइल डिलीवरी, डिसेंट्रलाइज एनर्जी। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी मतलब होता है सभी इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, इनोवेटिव फाइनेंसिंग हो, कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हो जिसके कारण प्राइस कम रहे, और अप्रोप्रिएट सस्टेनेबिलिटी और सही ढंग से इसको क्या करना, सस्टेनेबिलिटी अप्रोप्रिएट यूज करना है, नॉट वन साइज फिट ऑल। इंडिया शुड यूज लोकल रिसोर्सेज यूज करना होगा चाहिए। रीजनल प्लानिंग, वर्क फोर्स ट्रांजिशनल और डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, ये सब इंडिया को अपनानी होगी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी, तो ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, सर्कुलर इकोनॉमी, CCUS, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, यही सब जो मॉडल्स है, फ्रेमवर्क है, इन तरीकों से हम लोग एनर्जी को इफिशिएंट तरीके से, सस्टेनेबिलिटी तरीके से यूज कर पाएंगे और एनर्जी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। आगे बात करते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब किन किन फेज में क्या क्या हम लोग को डेवलपमेंट करना होगा। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, उसको रिफॉर्म करना है। उसके बाद मिडिल टर्म में हाइड्रोजन स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड पे फोकस करना होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इंटीग्रेटेड, जैसा कि इंटीग्रेटेड आर्टिकल में बता देगा कि इंटीग्रेटेड लो कार्बन इकोनॉमी पर फोकस, ठीक है, जिसको कैसे करेंगे, तो कोल, सोलर, विंड, गैस, हाइड्रोजन, इन तीनों चारों पांचों को मिक्स करके इसका स्टोरेज, इफिशिएंट स्टोरेज बनाना होगा, और जिसके कारण हम लोग इस इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कर पाएंगे। अगर सब एक साथ स्टोर करके रखेंगे तब एक मिनिस्ट्री होगी, एक पॉलिसी होगी, बस। अब इन पॉलिसी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जैसे कि क्रूड ऑयल है, LPG है, ये तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंसी, किस देश से लेंगे, कौन से देश पार्टनर है, किस देश से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, किस देश से हमारा अच्छा रिलेशंस है, ये सब देखकर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। उसके बाद है ग्रिड बैलेंसिंग। ग्रिड मतलब होता है नेटवर्क, ग्रिड मतलब क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंसिंग, स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज में एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, जो मिनिस्ट्रियल है, जैसे कोल मिनिस्ट्री, उसके बाद LPG, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री है, सबको एक साथ रखकर काम करना होगा कोऑर्डिनेशंस में, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी गैप है। टेक्नोलॉजी गैप मतलब हमारा जो अभी टेक्नोलॉजी है और जो वेस्टर्न का टेक्नोलॉजी है, बहुत गैप है इधर, ठीक है। और स्किल्ड वर्कफोर्स है, इन सभी के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स जरूरी होता है। ये सब चैलेंजेस है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।